हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरी इस वीडियो में। तो आई थिंक ये हमारी रिएक्ट नेटिव सीरीज़ की 6th वीडियो रहने वाली है। तो गाइस आज हम इस वीडियो के अंदर बात कर रहे हैं कि रिएक्ट नेटिव और एक्सपो के अंदर क्या डिफरेंस है। अगर आपने गाइस रिएक्ट नेटिव शुरू की है तो आपने बहुत बार नाम सुना होगा, या आप कहीं पे रिएक्ट नेटिव की सर्चिंग करते हैं तो आपने देखा होगा वहाँ पे एक नाम जिसका होता है एक्सपो। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा लिखा हुआ आता है कि आपको जो कोड है वो किसके अंदर करना है, एक्सपो के अंदर करना है या रिएक्ट नेटिव के अंदर। तो गाइस आज मैं इसे ही जो आपका ये डाउट है इसे ही क्लियर करने वाला हूँ कि दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है, क्यों वहाँ पे लिखा हुआ आता है कि आपको एक्सपो के अंदर यूज़ करना है या रिएक्ट नेटिव के अंदर, हालांकि दोनों का कोड जो है वो बिल्कुल सेम रहता है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस मैंने आपके लिए जो एक है गूगल स्लाइड तैयार कर रखी है जिसके अंदर मैंने रिएक्ट नेटिव के डिफरेंस और जिसके अंदर की एडवांटेज डिसएडवांटेज है वो बना के रखे हुए हैं। सो गाइस पहले मैं आपको बता दूं कि रिएक्ट नेटिव है ये दो वे के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। एक तो रिएक्ट नेटिव सिंपल होती है, उसके अंदर एक होता है अपना एक्सपो। तो दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं आगे। तो गाइस ये है अपना एक्सपो है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले बताता हूँ सिंपल रिएक्ट नेटिव इनिट क्या होता है। तो गाइज पहले आप इसका एडवांटेज देखिए, आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज के अंदर ही आपको समझ आ जाएगा कि ये दोनों क्या चीज़ है। तो गाइज इसकी एडवांटेज ये है कि यू कैन ऐड नेटिव मॉड्यूल्स रिटन इन जावा और ऑब्जेक्टिव सी, प्रोबेबली द ओनली बट द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। सो गाइज ये क्या कहता है कि जो रिएक्ट नेटिव इनिट है इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, उन मॉड्यूल्स को ऐड कर सकते हो जो जावा और ऑब्जेक्टिव सी के अंदर बने हुए हैं। तो गाइस आपने इसके अंदर देखा कि एडवांटेज ये है कि आप इसे यूज़ कर सकते हो, पर एक्सपो के अंदर इसे आप यूज़ नहीं कर सकते। और आगे इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर देखिए क्या लिखा है, प्रोबेबली द ओनली बट द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। एक आपने चीज़ देखी होगी, जैसे मान लो कि एक लैंग्वेज है उसके अंदर आपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो है आपकी चीज़ है वो डाल दी, दूसरी तरफ एक और लैंग्वेज है उसके अंदर 50 फीचर हैं, पर 50 फीचर उस एक फीचर के जो कंपैरिजन में बहुत छोटे पड़ जाते हैं। तो वैसा ही कुछ इसके अंदर है कि ये जो है जावा और ऑब्जेक्टिव सी है, इन मॉड्यूल्स को आप रिएक्ट नेटिव के अंदर ऐड कर सकते हैं पर एक्सपो के अंदर ऐड नहीं कर सकते। इसलिए इसने लिखा है कि इसके अंदर जो है एक ही एडवांटेज दी है, पर ये एक ही है जो उसकी कंपैरिजन के अंदर नहीं आता है, उससे बहुत ज़्यादा बढ़कर है। तो ये है अपना रिएक्ट नेटिव इनिट। उसके आगे चलते हैं, अब इसके देखते हैं डिसएडवांटेज क्या है। तो गाइस आपने अगर रिएक्ट नेटिव का सेटअप कर लिया है तो इसका डिसएडवांटेज आपने देख लिया होगा कि आपको एंड्रॉयड स्टूडियो की इंस्टॉलेशन करनी ही पड़ेगी, और उसके बाद आपको एक्सकोड के अंदर भी आपका प्रोजेक्ट जो है उसे रन करना पड़ेगा। सो गाइज यू कांट डेवलप फॉर iOS विदाउट हैविंग ए मैक। तो अगर आप iOS की डेवलपमेंट करना चाहते हैं यूजिंग रिएक्ट नेटिव तो आपके पास मैकबुक होना ज़रूरी है। अगर आपके पास मैकबुक नहीं है तो आप उसके अंदर एक्सकोड जो है अपने लिनक्स या विंडो वाले सिस्टम के अंदर इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो उसके कारण क्या होगा कि आप iOS की ऐप भी नहीं चला सकते। तो अगर आप iOS की ऐप नहीं बना सकते और रिएक्ट नेटिव कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको अगर रिएक्ट नेटिव पूरी भी आती है ना तो उसका मतलब आपको एंड्रॉयड के लिए आती है, तो 50% आपको रिएक्ट आती है, रिएक्ट नेटिव आती है। सो गाइज इसका मतलब है कि आपको रिएक्ट नेटिव पूरी तरह से नहीं आती है अगर आप iOS डेवलपमेंट नहीं कर रहे हो, क्योंकि रिएक्ट नेटिव का मतलब ही ये है कि एंड्रॉयड और iOS की दोनों एप्लीकेशन जो है ये अपने एक कोड से बनाता है। तो मतलब कंक्लूज़न ये है कि अगर आप रिएक्ट नेटिव कर रहे हैं तो आपके पास मैक होना रिक्वायर्ड है। उसके बाद आता है डिवाइस हैज़ टू बी कनेक्टेड वाया USB टू यूज़ इट फॉर टेस्टिंग। सो गाइज ये हम आगे वाली वीडियोस के अंदर देखेंगे कि किस तरीके से जो है हम ऐप की टेस्टिंग करते हैं। तो अगर आप ऐप की टेस्टिंग करते हो तो आपको USB से कनेक्ट करना पड़ेगा आपका सिस्टम अपने फ़ोन से, तभी आप जो है रियल डिवाइस के अंदर टेस्टिंग कर पाएंगे। तो गाइज़ दूसरा पॉइंट जो मैंने बताया इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पास मैक नहीं है तो आपको रिएक्ट नेटिव नहीं आती। रिएक्ट नेटिव आपको आती है, पर अगर आपने iOS के अंदर
अगर आपने यूज़ करके ही नहीं देखा कि iOS के अंदर क्या हो रहा है, आपके जो एंड्रॉयड के अंदर ऐप बन रही है वो तो सही बन रही है, पर iOS के अंदर बन रही है या नहीं बन रही। एक बार मान के चलो कि आपने कभी मैक के अंदर iOS की ऐप डेवलप करके देखी है नहीं खुद की, तो आपको कैसे पता लगेगा गाइस कि जो आपका एंड्रॉयड वाला कोड है वो iOS के अंदर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको आएगी नहीं, आएगी आपको, पर दोनों के अंदर आपको कंपेयर करके चलना पड़ेगा कि इसके अंदर ये हो रहा है तो दूसरी वाली ऐप के अंदर हो क्या रहा है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैक होना रिक्वायर्ड है, तभी तो आप दोनों के अंदर कंपैरिजन कर पाओगे कि एंड्रॉयड के अंदर ये ऐसा कोड चल रहा है, iOS के अंदर ऐसा चल रहा है। अगर आपको वो नहीं पता चल रहा है, एंड्रॉयड के अंदर आप परफेक्ट हो जाओगे, पर iOS के अंदर आपको देखना पड़ेगा। सो उसके बाद आता है फ़ॉन्ट्स नीडेड टू बी इम्पोर्टेड मैनुअली इन एक्सकोड। सो इसके अंदर क्या होता है गाइस कि एक्सकोड के अंदर जाके आपको जो है फ़ॉन्ट को इंस्टॉल करना पड़ता है। अगर आप आइकन भी यूज़ करते हो ना, तो वो भी आपको एक्सकोड के अंदर जाके इंस्टॉल करने पड़ते हैं। फ़ॉन्ट्स यूज़ करते हो उन्हें भी आपको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो गाइज़ आगे अपना जो पॉइंट आता है वो है इफ़ यू वांट टू शेयर द ऐप यू नीड टू सेंड द होल APK और IPA फाइल। सो गाइज़ क्या होता है कि अगर आप रिएक्ट नेटिव इनिट के अंदर काम कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर मान लो आपसे क्लाइंट ने APK मांगी है, मतलब वो टेस्ट करना चाहता है या आप खुद उसे टेस्ट करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जो है पूरी की पूरी APK या तो डीबग मोड में या फिर रिलीज़ मोड में जो है एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी और उसे जो है अपने को यूज़ करना पड़ेगा। तो एक्सपो है वो थोड़ा इससे अलग है और उसको हम देखते हैं आगे। सो ये इसके एक डिसएडवांटेज है कि आपको पूरी जो है .apk फाइल या .ipa फाइल है उसको एक्सपोर्ट करना पड़ता है। उसके बाद में आता है डोंट प्रोवाइड जावास्क्रिप्ट APIs आउट ऑफ द बॉक्स, एग्जांपल पुश नोटिफिकेशंस, एसेट मैनेजर दे नीड टू बी मैनुअली इंस्टॉल्ड एंड लिंक्ड विद npm फॉर एग्जांपल। सो गाइस इसमें क्या रहता है कि जैसे आपको पुश नोटिफिकेशन यूज़ करनी है, एसेट मैनेजर का यूज़ करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि npm के थ्रू आपको ये लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो ये क्या आपको प्री डिफाइंड या बाय डिफ़ॉल्ट जो है APIs नहीं देता। तो उसके बाद में आता है अपना सेटिंग अप ए वर्किंग प्रोजेक्ट प्रॉपरली इंक्लूडिंग डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन इज़ रेदर कॉम्प्लिकेटेड एंड कैन टेक टाइम। सो जब हम इसका सेटअप करते हैं तो इसके अंदर हमें क्या दिक्कत आएगी कि आपको जो है डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन आपको खुद करनी पड़ेगी। जैसे अगर आप फ़ॉन्ट में इंस्टॉल करते हो ना, तो आपको मैनुअली जो है चीज़ें उसके अंदर रखनी पड़ेगी। मैनुअली आपको एंड्रॉयड iOS का जो है अलग से सेटअप करना पड़ेगा। सो इसके अंदर जो है मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है रिएक्ट नेटिव इनिट के अंदर। तो गाइज़ अब हम बात करते हैं एक्सपो की। तो एक्सपो का पहला एडवांटेज क्या है कि सेटिंग अप प्रोजेक्ट इज़ इजी एंड कैन बी डन इन मिनट्स। तो जैसे रिएक्ट नेटिव इनिट के अंदर आपको क्या करना पड़ता है कि आपको जो है कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है फाइल्स के अंदर। मैनुअली आपको जाके जावा वगैरह का पाथ और सेटअप कुछ करना पड़ता है। तो एक्सपो के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको मतलब एक या दो कमांड्स लगानी है तो उससे क्या है आपका एक्सपो जो है इंस्टॉल हो जाता है। उसके बाद आता है अपना यू एंड अदर पीपल कैन ओपन द प्रोजेक्ट वाइल यू आर वर्किंग ऑन इट। तो इसके अंदर क्या है कि आप या फिर कोई अनदर पर्सन जो है वो आपकी ऐप को जो है या आपके प्रोजेक्ट को जो है ओपन कर सकता है, जबकि आप अगर प्रोजेक्ट के अंदर काम भी कर रहे हैं तो भी। सो एक बार मैं आपको एक्सपो की जो है साइट दिखा भी देता हूँ। तो आपको लिखना है सिंपली एक्सपो और ये देखिए पहले लिंक पे आपको जो है क्लिक करना है। ये देखिए कितनी अमेजिंग जो है यहाँ पे वेबसाइट दिखाई दे रही है। यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है जैसे मेक एनी ऐप रन इट एवरीवेयर। तो इसके अंदर क्या रहता है कि आप इसको एंड्रॉयड iOS पे तो यूज़ कर ही सकते हो, साथ के साथ आप इसे जो है वेब के लिए भी यूज़ कर सकते हो। दोस्तों ये देखिए देखने में बिल्कुल जो है ये एक नेटिव का ही ये कोड है, जैसा क्या या फिर हम कहें कि रिएक्ट नेटिव ही है, पर इसके अंदर क्या है कि रिएक्ट नेटिव इनिट के अंदर आपको कॉन्फ़िगरेशंस खुद करनी पड़ती है। इसके अंदर जो है
इन बिल्ड आपको मिलती है। ये देखिए यहाँ पे जो है लोगों ने अपनी जो कमेंट किए हैं एक्सपो पर। तो अब हम इसको गेट स्टार्टेड करके देखते हैं। यहाँ पे ये अकाउंट का बोल रहा है कि आपको यहाँ पे एक अकाउंट भी बनाना पड़ता है जब आप एक्सपो का यूज़ करते हैं। तो ये एक बार मैं नहीं बना रहा। अब हम देखते हैं इसकी इंस्टॉलेशन गाइड में आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप जो है इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। सो ये देखिए यहाँ पे सिंपली आपको ये कुछ चीज़ें हैं जो अगर आपको एक्सपो का यूज़ करना है तो इनको इंस्टॉल करना है, और उसके बाद में सिंपली आपको जो है एक्सपो स्टार्ट करना होता है। तो उससे जो है आपका एक्सपो जो है वर्किंग में आ जाता है। सो हम आगे चलते हैं। शेयरिंग द ऐप इज़ ईजी वाई QR कोड और लिंक, यू डोंट हैव टू सेंड द होल APK और IPA फाइल। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपको कोई भी जो है APK या फिर IPA फाइल अगर आपको टेस्ट करनी है, किसी क्लाइंट को भेजनी, तो आपको पूरी की पूरी ऐप भेजने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्या एक्सपो आपको जो है एक QR स्कैनर देता है जिसको आप स्कैन करके और जो APK है किसी के भी डिवाइस के अंदर चला सकते हो। इसके लिए आपको एक ऐप भी मिलता है एक्सपो नाम का। प्ले स्टोर के अंदर अगर आप लिखोगे एक्सपो तो वहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन मिलेगी एक्सपो के नाम से, और उसके अंदर आप जो है इसे QR स्कैनर को जो है स्कैन करके ऐप को टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है नो बिल्ड नेसेसरी टू रन द ऐप। तो रिएक्ट नेटिव यूनिट के अंदर क्या रहता है कि आपको हर बार आपने अगर कोई नेटिव चेंज किया है तो आपको जो है हर बार बिल्ड बनानी पड़ती है, पर एक्सपो के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको बिल्ड जो है नहीं बनानी पड़ेगी। इंटीग्रेट सम बेसिक लाइब्रेरीज इन स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट, पुश नोटिफिकेशन, एसेट मैनेजर एक्सेप्ट्रा। तो इसके अंदर क्या है कि पुश नोटिफिकेशन हो गया, एसेट मैनेजर है, तो ये सब जो लाइब्रेरीज जो है आपको इंटीग्रेटेड मिलती है पहले से। उसके बाद आता है यू कैन इजेक्ट इट टू एक्सपो किट एंड इंटीग्रेट नेटिव कोड कंटिन्यूइंग यूजिंग सम ऑफ द एक्सपो फीचर्स बट नॉट ऑल ऑफ देम। तो इसके अंदर एक आपको फीचर ये भी मिलता है कि आपको एक्सपो किट नाम की इसके अंदर चीज़ होती है जिसके अंदर आप अगर कोई पेमेंट वगैरह की कोई चीज़ें कर रहे हैं तो ये आपको एक्सपो किट की फंक्शनैलिटी देता है कि उसका आप यूज़ कर सकते हैं। एक्सपो कैन बिल्ड .apk एंड IPA फाइल्स, डिस्ट्रीब्यूशन टू स्टोर्स पॉसिबल विद एक्सपो। तो जैसे कि वो ये QR स्कैनर देता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये APK और IPA फाइल नहीं देता है, ये वो फाइल भी प्रोवाइड करता है। तो आप अगर प्ले स्टोर पर ऐप पब्लिश करना चाहते हो तो एक्सपो की मदद से आप जो है प्ले स्टोर पर ऐप पब्लिश भी कर सकते हो। उसके बाद में आते हैं अपने डिसएडवांटेजेस जो एक्सपो के हैं। तो डिसएडवांटेजेस है यू कांट ऐड नेटिव मॉड्यूल्स, प्रोबेबली ए गेम चेंजर फॉर सम। मैंने जैसे कि आपको और ये नेटिव यूनिट के केस के अंदर बताया था कि जो अपना नेटिव मॉड्यूल्स होता है ये मतलब बहुत ही जो है जिसके जैसा इस लाइन में भी लिखा हुआ है कि ये गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। ये नेटिव मॉड्यूल्स जो है इनको आप एक्सपो के अंदर ऐड नहीं कर सकते। उसके बाद आता है अपना यू कांट यूज़ लाइब्रेरीज दैट यूज़ नेटिव कोड इन ऑब्जेक्टिव सी जावा। ये पहले पॉइंट से क्लियर हो जाता है कि अगर आप नेटिव मॉड्यूल्स को ऐड नहीं कर सकते तो आप नेटिव कोड भी यूज़ नहीं कर सकते जावा और ऑब्जेक्टिव सी का। देन आता है अपना द स्टैंडर्ड हेलो वर्ल्ड ऐप इज़ अबाउट 25 MB बिग बिकॉज ऑफ द इंटीग्रेटेड लाइब्रेरीज। अगर आप एक्सपो की ऐप के अंदर अगर आप हेलो वर्ल्ड नाम का सिंपल प्रोग्राम भी चलाते हैं तो आपकी ऐप का साइज़ जो है 25 MB तक का रहने वाला है। क्यों होगा वो? क्योंकि इसके अंदर जो लाइब्रेरीज़ जो है वो आपको हर टाइम इंटीग्रेटेड मिलेगी। उन लाइब्रेरीज़ की वजह से जो है APK का साइज़ जो है बड़ा हो जाता है। व्हेन इजेक्टिंग टू एक्सपो किट यू आर लिमिटेड to the React Native version that is supported by Expo Kit। then
तो इसके अंदर क्या है कि अगर आप एक्सपो किट वाली जो चीज़ है उसको अगर आप अपने ऐप के अंदर यूज़ करते हैं तो ये क्या करता है, उस पर डिपेंड हो जाता है कि अगर एक्सपो किट का जो वर्ज़न सपोर्टेड वर्ज़न है अगर वो मैच नहीं करता है एक्सपो से तो ये जो है वर्क नहीं करेगा। सो आपको जिस वर्ज़न के अंदर वो चल रहा है, और अगर आपका रिएक्ट नेटिव का वर्ज़न जो है अपग्रेड भी हो गया, पर मान लो कि अब अपग्रेडेड वर्जन के अंदर जो है एक्सपो किट जो है वर्क नहीं करा, तो आप अपग्रेडेड वर्जन का यूज़ नहीं कर सकते। Debugging in Expo Kit is a lot more complicated since it mixes two languages and different libraries. No official Expo support anymore. तो Expo Kit जो है वो अब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि जो इसके अंदर दो लैंग्वेजेस का मिक्सचर आया है और जो डिफरेंट लाइब्रेरीज़ का मिक्सचर आया है, तो उस कारण से जो है डीबगिंग कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। सो गाइज़, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने एक्सपो और रिएक्ट नेटिव इनिट के अंदर जो है डिफ्रेंशिएट किया है। सो गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू गाइज़।